आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मनी मेकिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। जॉब के लिए हमें कौन सा वो बेसिक स्किल आनी चाहिए जिससे कि हमको एंट्री लेवल जॉब मिले? आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मैग्नेटो मॉल का जब स्टार्टिंग हुआ और उसमें क्राइसिस आया लेमन ब्रदर्स का 2007-2008 में, मैं जब सिविल इंजीनियर बन के आया था कॉलेज में, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। देखिए, ये बात तो आपने सही बोली, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। साल 1995 सेंट्रल इंडिया के कंस्ट्रक्शन इतिहास का एक बड़ा दिन साबित होने वाला था, क्योंकि रायपुर उस समय एक ऐसा शहर था जिसे पूरे देश में बहुत कम लोग ही जानते थे। और आज वही लोग हैं जो इस राज्य में आकर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस रूप को देने में रायपुर से लेकर स्टेट कैपिटल रीजन में 41 रेसिडेंशियल कॉलोनीज, 14 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स जैसे मैग्नेटो मॉल और भी बहुत कुछ बनाया गया, सिर्फ उस एक आदमी के विजन को पूरा करते हुए। तो दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा ग्रुप है जिसने लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया, और मैं बात कर रहा हूं द अविनाश ग्रुप की, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर आनंद सिंघानिया जी। और आज हम उनसे करेंगे वो सभी सवाल जो आपने हमें दिए थे उनसे पूछने के लिए। यदि आप सिविल इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, मटेरियल सप्लायर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या किसी भी तरीके से इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपको डीप इनसाइट्स और नॉलेजेबल कंटेंट से भरने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट आनंद सिंघानिया जी के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। हमने पूरे ऑडियंस पोल पे जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप सवाल पूछो कि आनंद सिंघानिया जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और हर एक सवाल सर उनके लिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं, उनके लाइफ चेंजिंग, उनका करियर चेंजिंग हो सकता है, उनका हार्ड अर्न मनी सही जगह पे इन्वेस्ट करने पे काम है। तो सबसे पहला सवाल है सर कि आपने 1995 से में सिविल इंजीनियरिंग की, और तब से लेकर आज तक करीब 28-29 सालों से आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ लीडर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अविनाश ग्रुप वर्क कर रहे हैं। इस पूरे करियर स्पान में आपने बहुत सारे सिविल इंजीनियर से मिला होगा, ऑलमोस्ट हर एक टाइप के। तो वो सिविल इंजीनियर जो कॉलेज में पढ़ रहा है और जो इंडस्ट्री को डिमांड है, इस दोनों के बीच में आपने क्या गैप देखा और उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है? First of all, thank you to Civil Guruji for inviting me. थैंक यू सर। And for this opportunity to share my thoughts about civil engineering and about the real estate industry. तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। ये हमेशा मैं भी जब सिविल इंजीनियरिंग पास करके निकला तो मुझे लगा यार आई एम अ सिविल इंजीनियर बट आई एम नॉट एबल टू मेक अ सिंपल 1000 स्क्वायर फुट का मकान भी बनाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। आई वॉज नॉट ट्रेन्ड दैट वे, क्योंकि अलग अलग साल में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते गए, और लेकिन असेमिलेटेड रूप में एक साथ कंबाइंड रूप में हमने इसको सीखा ही नहीं, कभी हमको प्रैक्टिकली सिखाया ही नहीं गया कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो आज भी बरकरार है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतने सिविल इंजीनियर हम लोग अपॉइंट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो जो फ्रेशर्स हैं, आई रियली फील सॉरी बट इट्स अ फैक्ट कि फ्रेशर दे नीड टू लर्न मोर ऑन साइट। जो पढ़ के आए डेफिनेटली इट हेल्प्स, बट उसके बाद में कम से कम उसको 2 से 3 साल लगते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली गोज इन साइट जी। और काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर या साइट पे पुराने सिविल इंजीनियर उनको ये ऐसे ही चलता है बोल के कन्विंस कर लेते हैं, और उनकी जो पढ़ी हुई चीज़ है वो उनको या तो अनलर्न करना पड़ता है या पार्शली काम आती है। यस सर। तो देयर इज अ ह्यूज गैप एंड आई थिंक सिविल गुरुजी इज डूइंग ग्रेट जॉब इन दैट, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक ट्रेन बच्चों को कर रहे हैं और उनको एक्चुअल बता रहे हैं कि हम एक्चुअल क्या करना चाहिए। यस सर। तो क्या अभी तक आपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखा सिविल गुरुजी के अलावा कि जो बच्चे जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी इस इंडस्ट्री में आसानी से फिट हो जाएंगे? देखिए, सोल्यूशन एसेस तो मेरे आई हैव नॉट कम अक्रॉस, बट आई फील कि जो सबसे इजी वे टू डू इज, मैं ये देखता हूँ आजकल के बच्चे, या हमारे समय में भी यही था कि हम जैसे इंजीनियर बनते थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि आई एम अ सिविल इंजीनियर ना हो। 4 साल मेहनत करके, इतनी मेहनत करके मैं आज एक इंजीनियर बनाऊँ, और वो अब मुझे ये पे करना चाहिए इन सम फॉर्म। मतलब मेरे को या तो इज्जत मिलनी चाहिए, या पैसे मिलने चाहिए, या एक कुछ दर्जा मिलना चाहिए सोसाइटी में। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक 10 साल, 5 साल, 15 साल पुराने सुपरवाइजर से भी कमज़ोर आके जाते हैं साइट पे जी, है ना। मैं खुद, मुझे बड़ा पैशन था इंजीनियरिंग का और आगे कुछ काम रियल एस्टेट पे करने का, तो मैं एज ए लर्नर, एज ए इंटर्न 3rd ईयर में भी और 4th ईयर में भी साइट पे जाता था, दूसरी साइट पे। तो मैं देखा हुआ हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि कैसे ट्रीट होते हैं। तो आपने जो कहा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखता, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है, मैं हर बार जब भी प्लेटफॉर्म मिलता है बोलता हूँ कि जो भी बच्चा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है,
फर्स्ट ईयर से, इफ नॉट फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर से वो जरूर जब भी टाइम मिले, सैटरडेज को मिले, गर्मी की छुट्टियों में मिले या हर सेमेस्टर के ब्रेक में मिले, वो जरूर उसको साइट जाना चाहिए। साइट जाना चाहिए, किसी सिविल इंजीनियर के पास पार्ट टाइम काम करना चाहिए या कुछ समझना चाहिए जाके साइट पे। तो वो एज ए इंटर्न जो 3-4 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग करते ही नहीं कोई भी। हम बड़े मजे से कॉलेज की ज़िंदगी जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकले, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी और कोई अच्छा काम हो जाएगा। तो एक वो बहुत बड़ा एक गैप आई थिंक यहाँ से कवर हो सकता है। मतलब भाई जहाँ से सीखने मिले, वहाँ से जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल में जाके कंप्लीटली सीखते रहो। एग्जैक्टली। और इसके अलावा भी अगर अब हम देखें तो अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाए बच्चों को कि आफ्टर 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग उनकी जो पढ़ाई है वो संपूर्ण नहीं है, तो एक सीखने के हिसाब से, मतलब ये नहीं सोचे कि मुझे क्या सैलरी मिल रही है। तो आप समझ लें कि मेरी 1-2 साल की मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है 1-2 साल और 1-2 साल कोई अच्छी कंपनी में जहाँ पे मेथोडिकल काम होता हो, जहाँ क्वालिटी काम होता हो, जहाँ सीनियर्स आपके अच्छे हों, वहाँ 1-2 साल आप अच्छे से मन लगा के काम करें फील्ड पे, जबरदस्त टाइम दें। सो दैट मैं कई बार ये स्टेटमेंट देता हूँ, इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। हम लोग जैसे सिविल इंजीनियर बनते हैं, हमको लगता है कि यार आईटी में या कंप्यूटर साइंस में इतनी सैलरी मिल रही है, हमको भी मिलनी चाहिए कुछ सैलरी, बट वो सैलरी एक्चुअली नहीं मिलती है और आप डिसहार्टन होते हैं। तो उसको लर्निंग पीरियड और बढ़ा लें तो आगे आपको बहुत काम आएगा। और मेरे प्यारे सिविल इंजीनियर्स, कब तक रहोगे कि कॉलेज में प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग नहीं कराई गई? मैं सिखा रहा हूँ आपको 2 महीने की कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्डिंग और हाईवे में। जानना चाहते हो क्या सिखा रहा हूँ? तो कॉल करो 9111001234 पे। इसी से रिलेटेड इंजीनियर्स का बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर सीएस और आईटी में अच्छी सैलरी मिल रही है, लाखों का पैकेज हो रहा है, लेकिन सिविल में ये पैकेज नहीं है। हमको धूप में खड़ा होना पड़ता है। सीएस आईटी वाले एसी के भी नहीं बैठ के पैसा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है। हमारी लाइफ स्टाइल भी खराब है और अर्निंग भी खराब है। जैसे कि आपने जो कुछ हिंट दिए हैं, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए कि एक इंजीनियर किस तरीके से हैंडसम सैलरी तक आसानी से पहुँच सकता है। नहीं, डेफिनेटली मैंने अभी पिछले सवाल में वही बोल रहा था मैं कि ये बात जरूर है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, डिमांड बहुत बढ़ रही है और ओवरसीज में भी इसकी डिमांड है। तो सेम उसका प्रोजेक्शन हमने देखा कि बहुत मल्टीप्लाई हो गया और एक स्टैंडर्ड हो गया कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया तो एक आईक्यू लेवल आदमी का ऐसा है। सिविल इंजीनियर्स में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ प्रेजेंट नहीं हो पाई, बट आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आज जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यूनिक है एकदम से। जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो सब काम हो रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे सिविल इंजीनियर्स कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम हो रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा आज वेरियस तरीके के काम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो रही है, ब्रिज इंजीनियरिंग हो रही है, समुद्र के अंदर में पाइल फाउंडेशन की जा रही है, समुद्र के अंदर में होटल्स बन जा रहे हैं या 7 वंडर्स टाइप की चीज़ें बन रही हैं। तो ये इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग इज प्रोजेक्शन, कि हमारा प्रोजेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज एयरपोर्ट इंडिया में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है जी। कौन कर रहा है ये सब काम? सिविल इंजीनियर्स। यस, और सिविल इंजीनियर्स में आज हम हमारी कंपनी में अराउंड 80-90 इंजीनियर्स हैं और कंटिन्यूस वी आर इन सर्च ऑफ गुड पीपल, गुड इंजीनियर्स, बिकॉज प्रोजेक्ट्स नए आते जा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। ऐसे समय में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, हमारा प्रोजेक्शन थोड़ा वीक है। ये जरूर है कि एक सिविल इंजीनियर जब फ्रेशर रहता है तो उसके स्किल सेट नहीं सफिशिएंट रहते हैं। आईटी इंजीनियर को लोग ट्रेन कर देते हैं या उनको एक मिनिमम पैकेज शुरू में अच्छा मिल जाता है। सिविल इंजीनियर को डे 1 में पैकेज कम मिलता है। इससे आप डिसहार्टन मत हो, आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीने की सैलरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ अपने स्किल्स पे ध्यान दें, आप अपने स्किल्स को कंटिन्यूस ग्रो करें। शुरू की सैलरी में डेफिनेटली आई एग्री विथ यू कि आईटी और सीएस के समान शायद सैलरी नहीं है, बट आने वाले समय में अगर आप स्किल सेट को डेवलप करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। कि जिस तरीके से टेलीफोन इंडस्ट्री में एसटीडी पीसीओ से लेकर हर घर में लैंडलाइन लगा, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या सिविल इंजीनियरिंग के जॉब ट्रेंड्स में कुछ ऐसा बदलाव आया पिछले 20-25 सालों में? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के 20-25 साल से काम कर रहे हैं सर, तो आपके अनुसार आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब ट्रेंड्स क्या है, किस तरीके से जॉब ऑपरेट हो रहा है, और ये जॉब ट्रेंड्स का फ्यूचर सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा और कैसा होना चाहिए? नहीं, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है, ये बात तो आपने, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रिलेवेंट फॉर आवर बडिंग सिविल इंजीनियर्स, न्यू इंजीनियर्स, फ्रेशर इंजीनियर्स, कि अभी पहले जो था हमको सिविल इंजीनियर सिर्फ ऑन साइट काम आता था जी, या फिर बैक एंड पे बजटिंग एस्टिमेटिंग में काम आता था, है ना। हालांकि बहुत सालों से पर्ट, सीपीएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात हो रही है, बट मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी में देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड आवर इंजीनियर्स आर लैकिंग दिस। सो आई वुड से देयर आर मोर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग तो रोज देखते हैं कि हमको जॉब में जो एक्सपर्टीज चाहिए रहती है, जैसे मुझे लगता है बीओक्यू
एक अच्छा BOQ बनाने वाला इंजीनियर नहीं मिल पाता है. So if you can develop your skills around BOQ, you can be a BOQ engineer, you can be a billing engineer, then there can be a quality engineer. हम सोचते हैं जो सिविल इंजीनियर है वही क्वालिटी इंजीनियर हो जाए. क्वालिटी प्रोसेसेस भाई बहुत बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मटेरियल चेंज हो रहे हैं, मटेरियल चेंज हो रहे हैं, उसका प्रोसेस चेंज हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी आ गई है क्वालिटी चेक करने की. क्वालिटी इंजीनियर के लिए एक स्पेशलाइज काम हो सकता है. देन प्लानिंग इंजीनियर. आज प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमारे इतने प्रोजेक्ट कई बार अगर प्रॉपर प्लान नहीं हो तो डिले हो जाते हैं. तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन लर्निंग की हाउ टू प्लान अ प्रोजेक्ट. तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में बोलने जाऊँ तो बोलते चले जाऊँगा, बट आई फील कि अगेन आफ्टर अ सिविल इंजीनियर आप अपनी स्किल सेट को कोई डेवलप करें और उस स्किल सेट के अराउंड काम करें. देयर इज अ ह्यूज स्कोप. मैनेजमेंट साइड में बहुत स्कोप है, प्लानिंग साइड में बहुत स्कोप है, क्वालिटी साइड में बहुत स्कोप है. एंड देन ऑन फील्ड भी सर्वे का एक अलग डिपार्टमेंट होता है अपने आप में. तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट. और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में आप स्ट्रक्चर्स में भी कुछ कर सकते हैं. तो आप कुछ स्पेशलाइजेशन स्किल अपने में डेवलप करें और सिविल इंजीनियर होते बनते बनते साथ में अगर ये भी चीज़ हम सीख लें तो एज ए सिविल इंजीनियर इट विल बी हेल्पफुल. एक तो तरीका हुआ कि आप स्पेशलाइज कर लें और एक दूसरा तरीका हुआ इंजीनियर बनते बनते आप बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सब समझें, एड ऑन करते चलें अपने प्रोफाइल को. क्योंकि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम जो बाद में इंजीनियर के बाद में जो पूरे प्रोजेक्ट को ड्राइव करता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. तो हम प्रोजेक्ट मैनेजर में क्वालिटीज में देखते हैं कि उसको थोड़ा एडमिन क्वालिटी आनी चाहिए, थोड़ी HR क्वालिटी आनी चाहिए, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल आना चाहिए, थोड़ा उसको प्लानिंग भी आना चाहिए, थोड़ा कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स. मतलब उसको इतनी सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा नहीं रह जाए कि वो बाकी की दुनिया उसको मालूम ही नहीं हो. तो अल्टीमेटली ये जो मकान बन रहे हैं किसी एंड यूजर के लिए बन रहे हैं, तो वो कस्टमर से कैसे डील करना है. मतलब कभी कभार ऐसा मौका पड़ता है कि कस्टमर से हमको बात करना है. तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ऑलराउंड पर्सनैलिटी की जरूरत होती है. इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर तो एक साधारण सिविल इंजीनियरिंग जो सिर्फ ये जानता है कि मकान कैसे बन सकते हैं या बिल्डिंग कैसे बन सकती है, से एक प्रोजेक्ट मैनेजर या GM या फिर MD ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी ऑफ और या फिर एनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी आप तभी बन सकते हैं जब हम बाकी भी स्किल्स अपने डेवलप कर पाते हैं. कि आपने 1997 में स्टार्ट किया, 87,000 स्क्वायर फीट में विनाश ग्रुप का न्यू रखा और आज करीब करीब 2 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा का आपने काम कर चुका है, लैंड डेवलप कर चुके हैं. तो इस पूरे प्रोसेस में अभी तक जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, यार ये मेरे प्रोजेक्ट में होना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं और कैसे एक इंजीनियर उसमें प्रैक्टिस करके एक अच्छा करियर तक पहुंच सकता है? देखिए, एक तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत सारी आई हैं, बट आज भी काफ़ी काम, मैं कई बार ये बात बोलता भी हूँ, मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% वर्क आज भी कन्वेंशनल तरीके से हो रहा है. हम वही तरीके से प्रॉप्स पैन लगा के स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माई वन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, बट माई वन टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंजेस हैं, उनके रिपीटिशंस उतने मिलने चाहिए. तो हम छोटे शहरों में शायद उस चीज़ों को उतनी आ नहीं पाता. माई वन टेक्नोलॉजी इज़ वन गुड थिंग विच इज़ बीइंग यूटिलाइज दिस डेज. और उसके थोड़े चैलेंज हैं कि वॉल्यूम चाहिए रहता है. देन क्रेन्स का यूसेज हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में करने लग गए हैं. पहले क्रेन्स का यूसेज इतना नहीं होता था क्योंकि अपने यहाँ हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती थी. अब छत्तीसगढ़ में पहली हाई राइज बिल्डिंग हम बना रहे हैं विनाश वन, जिसमें क्रेन जो 50 मीटर जिसका रेडियस है वो स्पैन है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज गेटिंग मोर और लेस कॉमन दिस डेज. बट न्यू टेक्नोलॉजीज में बात करें तो मुझे लगता है क्वालिटी प्रोसेस में हमको बहुत अभी स्कोप की ज़रूरत है. एक ऐसी फर्म होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, जो क्वालिटी टेस्टिंग करें ऑन साइट. मतलब हम आउटसोर्स कर दें इस काम को. आप सिविल इंजीनियरिंग सिविल गुरुजी हैं, आपको हम ये बल्कि इस मंच से मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे कोई फर्म आउटसोर्स बनाएं या डेवलप करें या लोगों को करियर दिखाएं. ओपन मार्केट है ये कि सर रिक्वेस्ट करने की भी, यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो तो आओ, मैं तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आओ मेरे यहाँ की क्वालिटी चेक करो. यस, आप आइए साइट पे, हमारी क्वालिटी प्रोसेस पे इन्वॉल्व होइए और एक पीरियोडिक क्वालिटी चेक सिस्टम, क्योंकि एक थर्ड पार्टी हो जाएगी. आज हम अपने इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं इंजीनियर्स उसको डिफेंड करते हैं अपनी क्वालिटी को, या फिर उस चीज़ को ओपनली आ नहीं पाती. तो क्यों ना ये चीज़ आउटसोर्स हो, और आउटसोर्स जब हो तो ये इतना बड़ा स्कोप है. आज हमारे जैसे इतने डेवलपर्स पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और जो क्वालिटी डे बाई डे क्वालिटी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है. यस सर. एक जमाने में हम M15 कॉन्क्रीट से ऊपर काम नहीं करते थे, आज M40 भी यूज करने लग गए. M40 सुन के तो लग रहा है व्हाट इज दिस.
जी। सो देयर इज अ ह्यूज चेंज टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी ऑफ मटेरियल में देयर इज अ ह्यूज चेंज। मतलब आज क्वालिटी ऑफ मटेरियल में हम पहले सोच नहीं पाते थे कि फ्लैट स्लैब हम यूज करेंगे, हमको लगता था इतनी कॉस्ट क्यों बढ़ाना। हम पहले नहीं सोचते थे कि पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर किया जा सकता है फ्रेम। अब तो ये सब चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई बिकॉज क्वालिटी कॉन्शियसनेस हैज इंक्रीज। वाटर प्रूफिंग वॉज अर्लियर टेकन एज कि जब करेक्टिव एक्शन लेना हो तब लें। आज हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन में वाटर प्रूफिंग यूज कर रहे हैं। हम पहले अपना क्योरिंग के लिए हम लोग डिपेंडेंट रहते थे कि गनी बैग्स में पानी डाल के कॉलम को हम करें, आजकल हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे स्पीड भी हो रहा है, काम भी बढ़ रहा है और वर्कमैनशिप भी इम्प्रूव हो रही है। बट स्टिल आई वुड से काफ़ी कन्वेंशनल सिस्टम है हमारी सिविल इंजीनियरिंग का। ये एक एडवांटेजेस भी है क्योंकि आज देखिए आईटी कंप्यूटर साइंस में इतनी जल्दी उनकी लैंग्वेज चेंज होती है कि एक इंजीनियर आउटडेटेड हो जाता है। यस सर। बट इन सिविल इंजीनियरिंग यू आर नेवर आउटडेटेड। हम तो मोहनजोदाड़ो संस्कृति का ईंटा आज भी यूज कर रहे हैं। आज भी यूज कर रहे हैं। सो ट्रू, आपने क्या सही बात बोली। तो आज की सिविल इंजीनियरिंग हमारी इतनी कॉमन सेंस की है कि हम इसको कहीं भी ले आ सकते हैं और पूरी एज तक यूज कर सकते हैं और एक कम रिसोर्सेज से भी हम सिविल इंजीनियरिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ में भी हम काम कर सकते हैं। क्या बात सर, क्या बात। तो ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है हर एक इंजीनियर्स के लिए कि जहाँ जहाँ से वो इतने सारे बिल्डर्स है हर एरिया में, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक नया सवाल है सर, इसमें सबसे ज़्यादा लाइक था तो हमने ये सवाल उठाया कि आपके अनुसार सिविल इंजीनियर किस वर्क में सबसे ज़्यादा फोकस करके आपकी कंपनी में एक शानदार वैल्यू क्रिएट कर सकता है, जिससे एक सिविल इंजीनियर का करियर, सैलरी और जॉब पोस्ट ये तीनों ग्रो हो सके। कि एक इंजीनियर काम तो कर रहा है साइड पे, उसके पास एक सेट ऑफ रोल भी है, लेकिन वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये वाला काम मैं सबसे ज़्यादा करूँगा और सबसे ज़्यादा अच्छे से करूँगा तो मैं जल्दी ग्रो कर सकता हूँ अपने करियर में। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पूरा उसको आइडिया होना चाहिए। तो उसके अलावा अगर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको पूरी आइडिया है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है ऑन साइट, देन 3 थिंग्स में आई फील ह्यूज स्कोप है। वन इज प्लानिंग पार्ट, हाउ वी कैन प्लान द एंटायर प्रोजेक्ट कि 2 साल या 3 साल आपने जो भी निर्धारित किया उसको हम कैसे कंप्लीट करें, उसमें हम कैसे MS प्रोजेक्ट को या कोई सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके कैसे यूटिलाइज करें। सेकेंड पार्ट इज एस्टिमेटिंग पार्ट कि कैसे हम क्वांटिटीज, आज इतना बड़ा ब्लंडर देखता हूं मैं कि जो हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर आज भी इतने एक्सपीरियंस लोग कई बार ऐसे हमको BOQ या बजट बना के देते हैं जिससे 30 to 40% एक्सीड हो जाती है चीज़ें। सो हमने अब इनहाउस करने लग गए इस काम को। इसमें भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कमी है मार्केट में। ऐसा कोई प्रोफेशनल एजेंसीज नहीं जो एकदम बारीक से बारीक आपको, हमने एक बार में प्लान दिया आपको, हमारे टिपिकल फ्लैट बन रहे हैं, 19 स्टोरी की बिल्डिंग है, एक स्टोरी में एक फ्लोर में 8 फ्लैट बन रहे हैं, आपको सीधा उसको मल्टीप्लिकेशन करके एक BOQ बना के देना है, वो बन नहीं पाता। तो प्लानिंग, BOQ एंड तीसरा पार्ट है मैनेजमेंट पार्ट कि हम पूरे प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करें, मतलब मटेरियल इंडेंटिंग, then quality engineering, then planning engineering, then coordination with architects and consultant। इस तरह को हम अगर सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये तीनों पार्ट अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आई थिंक nobody can stop you from growth in any company in as a civil engineer। डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन है कंपनी में। Yes, no doubt, definitely। सर क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? जैसे कि आपने बताया माइवॉन शटरिंग, अभी हमको एकदम फैसिनेट लगता है 3D प्रिंटिंग। कि 3D प्रिंटिंग, हमने एक इवेंट में गए थे, वहाँ पे L&T के कंपनी के जो आर्किटेक्ट थे वो आए, हमने 3D प्रिंटिंग में पोस्ट ऑफिस बनाया। तो मैंने पूछा कि 3D प्रिंटिंग में पोस्ट ऑफिस का रेट क्या है, क्या हम इसको इकोनॉमिकल बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे? तो उनका कहना था कि करीब 45% रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये तो अभी वो सिर्फ देखने की चीज़ें, यूज़ करने की चीज़ नहीं है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और आपका क्या एंगल है इसमें कि 5 से 10 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी स्पेशली इस इंडस्ट्री में पेनिट्रेट कर चुकी होगी जिसमें हमारे इंजीनियर्स को स्पेशली फोकस करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। बहुत ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे कि मैं खुद ये देखता हूँ कि हाउ वी कैन, आज देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग थिंग है, सबसे प्रीशियस और नॉन रिकवरेबल कोई चीज़ है लाइफ में, तो वो क्या है? वो टाइम है। टाइम है सबसे प्रीशियस, प्राइसलेस जी। अब सिविल इंजीनियरिंग में अभी तक हमने कोई ऐसी बहुत ऑप्टिमाइज चीज़ कि कॉस्ट और टाइम को बैलेंस करते हुए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए कि जो मकान टिपिकली जो बिल्डिंग 3 साल में बनती है या 2 साल में बनती है वो 8-9 महीने में बन जाए। माइवन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग, बट लेकिन उसमें अपने अपने चैलेंज हैं कॉस्टिंग के और वॉल्यूम के। तो आई थिंक कि वी समबडी मस्ट बी वर्किंग एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप, इफ नॉट यू पीपल ट्राई टू वर्क ऑन दिस, कि हम कैसे इस टाइम स्पैन को कम कर पाएं विदाउट इंक्रीजिंग मच ऑफ द कॉस्ट।
अब आप 3 साल कोई बिल्डिंग बनने में लगता है, अगर उसको 1 साल में बना लें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर उसको आप बनाने के लिए आप बोलेंगे कि 50% 60% कॉस्ट ज़्यादा लगनी है तो इट्स नॉट वैल्यूएबल नहीं हो। तो इंडिया में वो चीज़ अभी फिलहाल नहीं सेट हो पा रही है। तो आई थिंक कोई अगर इस पर बात कर पाए कि हम फास्ट वर्क कैसे करें, कैसे कोऑर्डिनेशन हो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, दिस वुड बी गेम चेंजर। और आने वाला समय मुझे यही दिखता है, और मैं खुद इस पर हमेशा ये बात करता हूँ कि हम कैसे समय को अचीव करें, समय को बीट करें। यही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जो आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पा रहे, और जो करना चाहिए, तो अविनाश ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स उठा सकता है कि यदि कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है जो काम करना चाह रहा है, क्या कोई आपके यहाँ कोई ऐसी टीम है या ऐसा मेंबर है जो उनको थोड़ा सपोर्ट कर सके? सपोर्ट्स इन द सेंस नॉट ओनली द फ्रॉम द फंड वैल्यू, इंडस्ट्री इनसाइट्स, क्योंकि वो जो फाउंडर होते हैं उनके पास बहुत सारी इंडस्ट्री इनसाइट्स कम होती है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज की वो थोड़ा सपोर्ट कर सके उनको, ये कैसे प्रोडक्ट बिल्ड होता है। क्या ये बिल्डर साइट्स में या अविनाश ग्रुप के पास ऐसा कुछ इनिशिएशन है या करने का प्लान है? आपने एकदम मेरे मन की बात छीन ली। मैं पिछले 3-4 सालों से, खासकर कोविड के समय में मैंने बहुत दिमाग लगाया था, इसमें बहुत वर्किंग की थी कि हाउ वी कैन इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी इन आवर रियल एस्टेट बिजनेस, प्रॉपटेक जिसको बोलते हैं जी। तो मैं ऑलरेडी इसमें 3-4 साल से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी, और मैं कई प्लेटफॉर्म में भी ये बात बोल चुका हूँ। तो ऐसे कोई भी प्रॉपटेक के प्रपोजल हो और आप एक स्टेज तक पहुँच गए हो अगर, कि जिसमें आपने अपनी वर्किंग डाली हो, जिसमें आपने एक लेवल तक अपनी कंपनी को पहुँचा दिया हो, तो आपके लिए द्वार अविनाश ग्रुप के खुले हैं। यू कैन एनी टाइम कनेक्ट टू अस and you can reach out to me also, and if it is suitable we are definitely there to guide you, मतलब financially also we can invest in the company if it is going in a good direction, और as a mentor I'm always available because I want कि टेक्नोलॉजी का जल्दी से समागम इसमें हो हमारी इंडस्ट्री के साथ में। हम लोग प्रॉपर्टी एक ऐसा बिजनेस है या रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी दूर लगती है। यस सर। फिनटेक हम सुनते रहते हैं, बाकी भी सब चीज़ें हम सुन रहे हैं काफ़ी, लेकिन प्रॉपटेक में हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप हियर आल्सो, एंड वी आर ऑलवेज देयर एज यू आस्क कि आप क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, तो वी आर देयर फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू टू सपोर्ट। थैंक यू सर। सर का मैं लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सर से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रिज्यूमे ना भेजें, जॉब के लिए ना फ़ोन लगाएं। यदि आपके पास कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो तभी कनेक्ट करें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। बहुत सारे लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिल्डरशिप और कॉलोनाइजरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि पहले दिन ही हमको सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, या हम किस स्टेज में डॉक्यूमेंट लें। नहीं, देखिए रियल एस्टेट एक बिजनेस, देखिए ये बात तो आपने सही बोली, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। मतलब इसमें हम लोग 270-275 प्रोडक्ट से ज़्यादा परचेज करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी होना, आप सोचिए 270 अगर सेगमेंट हैं तो उन सेगमेंट में भी इतने वेरिएशन है, इतने सारे ब्रांड हैं, इतनी सारी उसमें भी क्वालिटीज़ का चक्कर है। तो ये वन ऑफ द थिंग हुई, अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। डॉक्यूमेंटेशन, लीगैलिटी, देखिए एक अगर विलिंगनेस हो कुछ करने की तो आप सब कर लेते हैं जी। मैं जब सिविल इंजीनियर बन के आया था कॉलेज में, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था कि बिल्डर्स में कैसे होता है, रजिस्ट्री किसको बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था। जब मेरा फर्स्ट कस्टमर डील हुआ और उसने मुझे बोला कि रजिस्ट्री का क्या होगा, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि रजिस्ट्री चार्ज अलग से देना पड़ता है, उसकी कोई 9-10% कॉस्ट होती है, ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो ये उस तरह का है कि स्विमिंग सीखना है तो जब तक आप स्विमिंग पूल में उतरे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, या फिर आप कोई अच्छा कोर्स कर लें रियल एस्टेट से रिलेटेड, आजकल काफ़ी कोर्स आने लग गए हैं। बट अदरवाइज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, आई एग्री, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ सिविल इंजीनियर इन अ रियल एस्टेट कंपनी, इन अ डेवलपर कंपनी। आपको एक बहुत बढ़िया सेल्समैन होना पड़ता है, आपको बहुत अच्छा एक मार्केटियर रहना पड़ता है जो यूएसपी क्रिएट कर सकता है, आपको एक अच्छा फाइनेंस का बंदा होना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस का अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने फंड फ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर प्रोजेक्ट। आपको एक अच्छा रिक्रूटर होना पड़ता है, टीम लीडर होना पड़ता है, जिसमें आप टीम को कैसे मोटिवेट करके रखें। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। देन आपको कम से कम 25% का खुद को एडवोकेट होना पड़ता है, क्योंकि लीगल जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। आप आउटसोर्स करें या खुद जाने, बट आउटसोर्स करने के लिए भी आपको थोड़ा एक मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड है।
देन आपको एक अच्छा पीपल्स पर्सन होना पड़ता है, क्योंकि लाइजनिंग इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको इतने सारे डिपार्टमेंट है वहाँ से अप्रूवल लेना है। सो आई थिंक इट इज़ अ लिटिल टिपिकल सब्जेक्ट। आप इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लें, किसी के साथ में सीखें, धीरे धीरे 4-5 साल काम टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कुछ गलती होने के चांसेस हैं। हम जब स्टार्ट किए थे थोड़ा स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किए थे, और उस समय लाइफ थोड़ी स्लो भी रहती थी, तो धीरे धीरे आसपास वाले लोगों से सीखते एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो शायद 50% सीख पाए होंगे। तो धीरे धीरे जर्नी हुई। बट आज का ज़माना फास्ट है, आप थोड़े अच्छे कोर्स करें, अच्छी जगह एक्सपीरियंस लें, देन एक रियल एस्टेट डेवलपर जरूर बने, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मनी मेकिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। एंड इसमें रिस्पेक्ट भी है, क्रिएटिविटी भी है, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों के सपने को आप जी रहे हैं और उस सपने को आप साकार करके दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। नहीं तो इट्स नॉट लाइक अ मोबाइल हर 2-3-4 साल में हम चेंज कर लेते हैं, बट मकान आप 20 साल के लिए दे रहे हैं। और इट इज़ नॉट ओनली मकान, हम तो ऑलवेज बोलते हैं एट अविनाश ग्रुप वी गिव द लाइफ स्टाइल। तो वो एक जीवन शैली आप लोगों को देने का आपके पास मौका रहता है। और दूसरा एडवांटेज है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि आपकी बिल्डिंग पूरी बिक जाती है तो भी वो आपकी बिल्डिंग कहलाती है, वो आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग लाइन, बट ऑफकोर्स इसमें काफ़ी मेहनत है और काफ़ी लर्निंग रिक्वायर्ड। सर, अगला सवाल हमारे देश की महिलाओं ने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फीमेल इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, या ये कहें कि फीमेल के लिए कौन कौन से वर्क परफेक्ट हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिससे कि वो लॉन्ग टाइम सस्टेन करके ग्रो कर सकें। नहीं, देखिए अभी तो काफ़ी हमारी कंपनी की अगर आप पॉलिसी पूछेंगे तो मैं तो आई वांट टू कीप 30 to 40% मिनिमम फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। ग्रेट सर। मतलब उसका रीज़न ये है कि दे आर वंडरफुल मैनेजर्स, दे आर सिंसियर वर्कर्स, दे आर मैथोडिकल, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मल्टीटास्कर्स। जी। तो जितने सिंसियर फीमेल्स हैं इन जनरल, अभी हम सिविल इंजीनियर की बात करें, उससे कोई अच्छे कैंडिडेट ही नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अचीव ही नहीं कर पाते उस परसेंटेज को। कल की बात है, हमारा एक सेल्स प्रेजेंटेशन था ईयरली, तो मैंने उसमें अपने एचआर को ये बोला कि अवर नेक्स्ट टारगेट इवन इन सेल्स तो बड़ा जेनरिक सब्जेक्ट है, उसमें भी वी आर नॉट एबल टू गेट। तो सिविल इंजीनियर में तो डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज आता है कि फील्ड में कई बार लेट नाइट काम रहता है और अनऑर्गेनाइज थोड़ी वर्किंग अभी भी है। कॉन्ट्रैक्टर अभी भी उतने प्रोफेशनल्स नहीं है इन ऑल द सेगमेंट, तो उनको डील करने के लिए हमें कई बार मुश्किल होता है कि फीमेल पूरा मैनेज कर पाए। बट एज आई सेड कि देर आर ह्यूज ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इम्पॉर्टेंट काम है, प्लानिंग का पार्ट जो बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल है फीमेल के लिए, और क्वालिटी का पार्ट, क्वालिटी में दे कैन बी वेरी वेरी गुड बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस, दे कैन नॉट ट्रस्ट इजीली, जब तक देखेंगे नहीं विश्वास नहीं करेंगी, दे आर डिपेंडेबल पीपल। So quality में they can play a good role, even in estimating they can play a wonderful role. As a manager also they can play a good role because they are good in management. So I think ऐसा कुछ भी नहीं है। फील्ड में ज़रूर शुरुआत में एक बार लगता है कि लॉन्ग टर्म में एज एम्प्लॉयर देखते हैं कि भाई लेट नाइट कभी काम हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर को डील करना हो तो आसान नहीं होगा। बट सपोर्टिंग इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे काम हैं जिसमें फीमेल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और मैं तो बोलूँगा अगर आपके यहाँ कोई अच्छे सिविल इंजीनियर्स हैं आपके माध्यम से तो दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस, वी रिक्वायर फीमेल सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वुमेन सपोर्टिंग के लिए। एक सवाल है सर इससे से रिलेटेड ही और कि सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन को कैसे समझें कि कितने समय तक हमें एग्जीक्यूशन में रहना चाहिए और कब हमको मैनेजरियल लेवल पे अप करने का प्लान करना चाहिए। कि आज इंजीनियर जॉब ज्वाइन करते ही सोचता है कि मेरे को ऑफिस मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसका करियर स्पान का क्या स्टेजेस होने चाहिए? मुझे लगता है कि 5 साल शुरू में सिविल इंजीनियर जो है फ्रॉम अ ट्रेनी टू अ जूनियर इंजीनियर टू अ इंजीनियर, 5 साल की जर्नी उसकी होनी चाहिए। डोंट बी इन हरी, क्योंकि शुरू के साल में आप जो सीखते हैं वो अमेजिंग रहता है, वो लर्निंग जीवन भर काम आती है। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग इंजीनियर बने, देन जूनियर इंजीनियर बने, फिर आप एक इंजीनियर जो साइट पे जिस पे डिपेंड किया जा सकता है, उसको काम दिया जा सकता है, वो बने। ये इंजीनियर की इस जर्नी फिर 2 साल की, ऐसे 5 साल आप मिनिमम साइट पे रहना आपकी रिक्वायरमेंट है। ये 5 साल अगर आप साइट पे अच्छे से रह लेते हैं तो कोई भी एस्पेक्ट हो सिविल इंजीनियरिंग का वो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। आफ्टर दिस 5 years यू कैन डेवलप योर मैनेजरियल रोल, है ना। आप BOQ में, एस्टिमेटिंग में,
प्लानिंग में, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट में, become assistant project manager, became involved in design, involved in coordination with other consultants like MEP consultant है, like अपना एयर कंडीशनिंग एक बड़ा टिपिकल पार्ट है MEP में, इलेक्ट्रिकल का पार्ट, तो उसको समझना। मैं देखता हूँ प्लम्बिंग में बहुत हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमारे इंजीनियर डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स पे, तो धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट देखते हुए सब चीज़ों में कैसे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन शुरू के 5 years अगर आप साइट पे रहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी फिर आप जब ऑफिस में रहेंगे तो आपको मालूम है फील्ड में क्या चल रहा है, आप ब्लैंक नहीं रह पाएंगे उसमें। जी, ये कहते हैं कि भले IAS बन जाओ लेकिन चालू आपको जॉब क्लर्क से ही करना है। Exactly, वो ट्रेनिंग मिलते ही आप कलेक्टर तक। यस यस। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है सर कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी में जब डाउनफॉल आता है, कि एक स्टोरी मैंने आपके से सुना था कि मैग्नेटो मॉल का जब स्टार्टिंग हुआ और उसमें क्राइसिस आया लेमन ब्रदर्स का 2007-2008 में, उस समय थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन आपने एक शानदार कमबैक किया, एक मेमोरेबल इनोग्रेशन किया आपने, कि एक सेल्फी पॉइंट, एक टावर बनाया आपने मैग्नेटो मॉल में और ह्यूज सक्सेस मिला आपको मैग्नेटो मॉल से। तो वो जो डाउनफॉल का पहला स्टेज कि कब समझ आना चाहिए कि यार मैं अब घोड़े से गिरने वाला हूँ, और गिरते वक्त क्या क्या वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि चोट कम लगे और एक अच्छा फिर से हम कम बैक कर सकें, तो हमारे व्यूअर्स जरूर सीखना चाहेंगे कि वो डाउनफॉल की स्थिति में कैसे मैनेज करना चाहिए अपने जॉब को और अपने करियर को। देखिए, ये बहुत एक्चुअली में ऐतिहासिक पल था और गेम चेंजिंग मोमेंट था ये वाला मैग्नेटो मॉल वाला, और आई थिंक दैट वाज द मोमेंट या दैट वाज द टाइम वेयर वी कुड एस्टैब्लिश अवरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली। मुझे तो ऑलवेज लगता है कि फेलियर्स आर द बिगेस्ट ट्रेनर्स, और एडवर्सिटीज़ जो हैं ये ट्रू ब्लेसिंग्स हैं। एडवर्सिटीज़ ही आपको ना लाइफ में ज़्यादा सीखने का मौका देती है, क्योंकि उस समय आप एकदम ऑन टोज रहते हैं, एक भी गलती आप चांस नहीं लेते, एक भी आप रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये डेफिनेटली बड़ा डिफिकल्ट टाइम था 2007-8 का, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था और हमने काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया था हमारी फैमिली ने, और वो ऐसा समय आया कि अब ये तो हम बना रहे हैं, इतना पैसा लगा चुके हैं, पीछे भी नहीं जा सकते जी, और आगे भी बढ़ने के लिए बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट है और सक्सेस दिख नहीं रही है सामने। फिर हमने एक 6 महीने का ब्रेक लिया, एंड मैं और मेरा ब्रदर मुकेश, वो भी एक सिविल इंजीनियर है, तो हम दोनों कई जगह, मतलब दुबई भी गए, इंडिया में 4-5 सिटीज़ में गए, फिर मैं US भी गया टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमने जो प्रोडक्ट का या जो प्रोजेक्ट का हमने विजुअलाइजेशन किया मैग्नेटो मॉल का, ये इसमें कहीं कोई मेजर लॉन्ग टर्म कोई मिस्टेक तो नहीं है, और मार्केट कैसा है एक्चुअल में, इसको हम रिविजिट करते हैं। तो 6 महीने का हमने टाइम दिया, थोड़ा काम 6 महीने स्लो था, 6 महीने हम जाके पूरी चीज़ को वापस रीवैल्यूएट किए। देन हमको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया पूरा कि ये कोई मेजर माइनस नहीं है, इसमें कुछ हमको एक ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इसको पूरे समय मंडे टू संडे, क्योंकि मॉल का बिजनेस उस समय माना जाता था कि सिर्फ वीकेंड का बिजनेस होता है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में वैसे ही चल रहा था मॉल का बिजनेस। तो हमारा रायपुर तो छोटा शहर था, यहाँ तो संडे को भी लोग हाफ डे काम करते थे। तो फिर हमने उसमें ये करेक्शन किया कि ऊपर में ऑफिसेस बनाए मॉल में, एंड देन होटल एक बनाया, सो दैट इससे एक तो कैश रेवेन्यूज आ जाए, क्योंकि मॉल बिजनेस में आप सेल नहीं कर सकते, सेल करेंगे तो डिस्टर्ब कर देगा प्रोजेक्ट को, उसको आपको खुद को रिटेन करना पड़ता है। तो हमने फिर वही किया, ऑफिसेस बनाए, ऑफिसेस को सेल किए, अच्छी क्वालिटी के ऑफिसेस, देन होटल से टाई अप किया, हयात को सेल किया, एंड उससे रेवेन्यूज आ गए और प्रोजेक्ट एक सस्टेनेबल हो गया। एंड देन मॉल में हमने ऐसे ऐसे ब्रांड्स लाए जो रायपुर की रिक्वायरमेंट थी। खुद उसमें मैं पर्सनली, देयर वाज नो सेल्स GM, नो सीनियर पर्सन, आई मेट ऑल द बिग ब्रांड्स लाइक PVR है, टाटा वेस्टसाइड है, और फूड में मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, और डोमिनोज है, ये सबसे मैंने खुद सबसे बात किया, मिला, तो एक कॉन्फिडेंस उनको आया कि यार ये खुद कंपनी के जो ओनर हैं, हाँ, MD वो है, फ्रंट एंड पे है और फ्रंट से बैटिंग कर रहे हैं एकदम फ्रंट फुट पे, तो वो एक शायद लोगों को इम्प्रेस किया। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट। हमारे आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर थे, वो जाने माने आर्किटेक्ट थे, उनके डिज़ाइन पे मुझे विश्वास था, प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास था, और मॉडल हमने मंडे टू संडे फुटफॉल वाला बना दिया, कि जो ऑफिस के जो कस्टमर रहते, जो काम करने वाले, वो मॉल में कुछ ना कुछ बाइंग करेंगे, जो होटल में रहने आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे। तो ये एक मॉडल बहुत अपने आप में बोलते हैं वो जननी है ना, क्या है वो, आवश्यकता हाँ, होती है, वैसे ही हुआ
कि वो समय ये कॉन्सेप्ट आया एंड उसके बाद में आपने देखा होगा पूरे इंडिया में वर्ल्ड में मिक्स लैंड यूज के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने लग गए। तो ये हमारी स्टडी थी जो हमने टाइम दिया, अंडरस्टैंड किया। सो आई वुड से कि फेलियर के समय या इस सो कॉल्ड फेलियर के समय, सो कॉल्ड टफ समय में ये आपको और हिम्मत देता है। आप बशर्ते आप उसको शिद्दत से लें, एकदम हेड ऑन के लिए तैयार रहें, घबराएं नहीं कि नहीं ठीक है जो डिसीजन लिया लेट्स फेस इट, विल फेस इट, और थोड़ा डीप डाइव करें, अंडरस्टैंड करें तो रास्ता जरूर निकलेगा। और जो कायनात पूरी साथ देती है अगर आप शिद्दत से कोई काम करें, ऐसा डायलॉग तो है। पूरी कायनात लग जाती है रिसर्च से आप काम करें तो फेलियर के समय पे डरना नहीं है, घूमना है, लोगों तक पहुंचना है, समझना है कि एक्चुअली में वो क्या की चेंजेस हो सकते हैं। एक लास्ट सवाल सर, जो सारे उन फ्रेशर इंजीनियर, न्यू इंजीनियर का है कि अविनाश बिल्डर के यहाँ जॉब के लिए हमें कौन सा वो बेसिक स्किल आनी चाहिए जिससे कि हमको एंट्री लेवल जॉब मिल जाए? देखिए, एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा इशू है, क्योंकि हमारा आजकल प्रोजेक्ट्स भारी क्वालिटी कॉन्शियस और रेरा में भी टाइम कमिटमेंट के होते हैं। तो एज ए फ्रेशर तो आप एज ए लर्निंग इंजीनियर या एज स्टाइपेंड आप ज्वाइन कर सकते हैं एट नॉमिनल सैलरी। और अगर आप एज ए जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर लेके आते हैं आफ्टर योर इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ सिंसियर, कमिटेड और अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ है, हमारे यहाँ सैलरी इंजीनियर्स की मुझे लगता है मार्केट से ज़्यादा है, सॉलिड स्टैंडर्ड है। हाँ, अच्छी छत्तीसगढ़ में तो डेफिनेटली वी आर पेइंग द हाईएस्ट। एंड इवन वी हैव सीनियर इंजीनियर्स ऑल्सो जो 25 साल 26 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख की सब रेंज में है। तो अगर आप में इंटरेस्ट है काम करने का और कंटिन्यूस लर्निंग का आप में मादा है और कुछ अच्छे कल्चर में काम करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अविनाश ग्रुप। वी बिलीव इन गुड कल्चर, वी बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सो हियर वर्क विल बी फन, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है जो अंतिम सवाल होने वाला है, लेकिन ये सिविल इंजीनियर्स का नहीं है, ये बहुत सारे क्लाइंटों ने पूछा है कि सर किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है इस बिल्डर इंडस्ट्री में, जहां एक फ्रॉड प्रॉमिस करके लंबा समय बेकार की क्वालिटी से हैंडओवर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और अल्टीमेट वो ईएमआई के चक्कर में क्लाइंट फंस जाता है। तो उस समय एक क्लाइंट का क्या अधिकार है जिससे वो सॉलिड खड़े होके एक्शन ले सकता है? नहीं, एक देखिए, एक मेजर चीज़ तो ये है कि अभी भी इलीगल कॉलोनाइजेशन हो रहे हैं जी। ये इलीगल कॉलोनाइजेशन मतलब क्या हुआ, जिसमें अप्रूवल्स नहीं है, लोग रॉ लैंड पे मुरम की रोड बनाए या जैसी भी रोड बनाए और उस पर प्लॉटिंग करके बेच दिया, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है और वो सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी आदमी कर सकता है। तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल मत जाइए। कई बार लैंड ओनर जानकर भी, बायर्स प्रोस्पेक्टिव जानकर भी चले आते हैं क्योंकि वो सस्ती प्राइसिंग के इसमें रहता है। बट ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हार्ड जर्नी रहेगी अहेड, दिस शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड, एक ट्रैक रिकॉर्ड के बिल्डर से आप लें। देखिए, कई बार बिल्डर का इंटेंशन नहीं भी होगा कि आपके साथ खराब ना करें, बट अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बिल्डर के पास गए, उनसे लिए, बट लेकिन क्या होता है आज कॉलोनी बनने के बाद में उसको ऑपरेशन में लाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। इस पे भी एक एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड रहती है। हमारे यहाँ एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जो जिसको हम स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो हाउ टू मेंटेन दैट कॉलोनी, कि वहाँ पे इवेंट्स भी हों, दिवाली, दशहरा, होली सब हो, और वहाँ साफ सफाई भी रहे, और कोई इमरजेंसी कोई ऐसी चीज़ आए जैसे पानी का क्राइसिस, आज बहुत बड़ी बात है, गर्मी में पानी का क्राइसिस है, बट ऐसे हम कैसे मैनेजमेंट करें, या हमारा डिज़ाइन में क्या समावेश ऐसा रहे कि पानी का क्राइसिस भले शहर में हो, हमारी बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए, हमारे यहाँ एक भी दिन पानी का क्राइसिस नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज की जरूरत होती है, पूरे टीम की जरूरत होती है। तो इट्स अ वेरी एक्सपर्ट रिलेटेड बिजनेस। आप इसलिए कई, जो फ्रॉड में नहीं बोलता, बट लेकिन कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जो पूरे अप्रूव प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं वो अनजाने में गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप कोई भी बिल्डर से ले, जैसे मैंने कहा कि हमको एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर चाहिए, तो आप भी एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट डेवलपर देखें, 10 साल 15 साल जिसने मिनिमम काम किया हो, तो आपको, और किसने प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किया ये आप देखें, तो दैट वुड बी अ बेस्ट डिसीजन टू बाय अ हाउस, और कभी भी आप ट्रैप में पड़ेंगे नहीं। और अगर एक्सपीरियंस सिविल डेवलपर के बाद भी कोई आपके साथ फ्रॉड होता है, गलती होती है, तो रेरा इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी इन रियल एस्टेट। आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं एंड योर प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली बी सॉल्व। यदि फ्रॉड प्रोमिसेस हुए हैं तो रेरा एक सपोर्ट सिस्टम है एब्सोल्युटली कस्टमर्स के लिए। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वैल्यूएबल पॉडकास्ट सारे इंजीनियर्स को, सारे क्लाइंट्स को, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको हेल्पफुल होगा। और यदि आप इस इंडस्ट्री में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी में नया कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज नया कर रहे हैं, तो जरूर नीचे मैं सर का
कनेक्शन लिंक दूंगा जिससे कि आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिविल गुरु जी। थैंक यू सो मच। अरे रुको भाई साहब, पिक्चर भी बाकी है। ये बताओ कि मैंने कौन से सवाल नहीं पूछे जो मुझे पूछने चाहिए थे नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि अगले पॉडकास्ट में किसी से सवाल ना छूट जाए। और ये भी बताओ आपके एरिया में ऐसा कौन सा लीडर है, ऐसा कौन सी कंपनी है जिसको हमें लाना है। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करो जिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं। तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये नॉलेज का बूंद आपके घड़ा भरने के लिए शायद थोड़ा वैल्यू ऐड करेगा। मिलते हैं पूरे जोर से जुड़ने के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।